बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम जैसे हमारे साथ होता है ये कि हमारी ऑटोमेटिकली वीडियो ऑफ हो जाती है, मतलब मेरी वीडियो जो है जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से जो है मैक्सिमम 26 मिनट की वीडियो बनती है, उसके बाद वो ऑफ हो जाती है और मैं बीच में जो है वो बोलते बोलते वो बंद हो जाती है। तो लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ, हमने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को बहुत डिटेल से पढ़ा, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर चेंज को, ठीक है। उसमें मैंने आपको कहा कि भाई डिग्री सेल्सियस और केल्विन की जो है डिवीज़न ऑफ जो स्केल की डिवीज़न है वो 100 है, सेम है। इस वजह से सिंपल आपने सेंटीग्रेड अगर आपसे पूछा जाए 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर आपसे कहे, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मेंशन हो या चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ मेंशन हो, तो आप समझ जाइएंगे कि भाई डेल्टा टी अगर सेंटीग्रेड में जो पूछा है वही केल्विन में है, बस आपने केल्विन यूनिट, मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर पूछा है तो आपने 100 केल्विन लिख देना। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है, केल्विन। अच्छा, दूसरी बात फिर हमने की थी, हमने इन दोनों को कर लिया था, फिर हमने कहा कि हम अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को देखते हैं। फ़ारेनहाइट मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसमें 180 डिवाइड में है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 मीन 100 डिवीजन है स्केल में, और फ़ारेनहाइट के 180 है, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाइड करना है, ये 180 डिवाइड में है, इजिकल टू किस साइड ये आ गया 180 अपॉन 100, ठीक है। उसको फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है 1.8 आया, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 1.8 बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। 1.8 ये हमारे पास फाइनल किसके लिए आया ये फार्मूला, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। मतलब जब भी आपसे अगर आपके एमसीक्यूज में आया कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस है, हाँ मैं ये वाली एग्जांपल दे रही थी कि 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहे हैं बेटा अब 25 डिग्री सेल्सियस जो चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको दिया है, ज़रा आप उसको फ़ारेनहाइट में बताएं। किसमें पूछ रहे हैं वो आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहे हैं। अगर केल्विन में पूछते तो क्या आंसर होता, अगर ये चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में पूछते, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट करें, तो क्या होता। अब आपने कर लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो अगर केल्विन में पूछते तो जैसे मैंने बताया था कि सेम होगा, बस केल्विन यूनिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेंटीग्रेड और केल्विन का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का बार बार कह रही हूँ, चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा फॉर चेंज, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर आएगा तब तो वो फार्मूला जो मैंने ऊपर बताए थे वो आपने यूज़ करने होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो ये आपसे वो नहीं पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे यहाँ पे जो है आपको सेंटीग्रेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछ रहे हैं इसको ना, ये चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं फ़ारेनहाइट में बता दें। तो फ़ारेनहाइट के लिए आपने ये वाला फार्मूला जिस तरह से मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करवाया है, ठीक है, ये वाला, तो आपने फ़ौरन ये याद रख लेना है। अब आपने इसमें क्या करना है, सेंटीग्रेड 25 है ना, अब आपने यहाँ पे जो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है ना, आपने इसकी जगह रखना है 1.8 एज इट इज़ आया, आपने 25 रखा क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है, और आप इस तरह से आपने क्या मालूम कर लिया, फ़ारेनहाइट। आपने 1.8 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो जो आएगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। वो हो सकता है आपको फ़ारेनहाइट दे दे और क्या पूछे, सेंटीग्रेड पूछे, तो फिर क्या करना है, ये 1.8 डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सबको रेस करूँ, एक एग्जाम्पल तो मैंने बता दी, एक दूसरी एग्जाम्पल ये बता रही हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे फ़ारेनहाइट चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है, 25, और आपसे पूछ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में, तो फिर आपको पता है कि भाई फार्मूला तो यही यूज़ होना है, लेकिन अब इसको अरेंज करना होगा, क्योंकि अब हमसे ये वाली चीज़ पूछी जा रही है सेल्सियस वाली, और फ़ारेनहाइट वाली दी हुई है। तो अब ये जो 1.8 है ना, अब ये आगे आएगा इज इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में आएगा, ठीक है। किस तरह से आएगा, अब ये फ़ारेनहाइट अपॉन 1.8 आएगा, और इस तरह से हमारी सेल्सियस वाली चेंज इन टेम्परेचर वाली वैल्यू निकल सकेगी, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो फिर आप क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 1.8 से, और इस तरह से आपका चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। तो इस तरह से देखें, ये सारी कैलकुलेशन जो है ये सब कुछ आपको किस तरह से आएगा। सबसे पहले मेरा इस लेक्चर में काम था कि आपको फार्मूला समझाना है, फार्मूला की डेप्थ तक मैं आपको ले गई। इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है, उस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। ये करवाने के बाद आप लोगों के माइंड ओपन हो गए कि यार वाकई ये तो अब हमें करना है, कि मैम ने ये जो एमसीक्यूज करवाए इस तरह से हम अभी बिल्कुल हमें इजी लग रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। अब प्रैक्टिस तो मैं आपके घर आके आपको नहीं करवा सकती ना, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने होमवर्क करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ उससे रिलेटेड आपने खुद दूसरी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करना है, ठीक है। और
होमवर्क जो भी दूंगी वो आपने होमवर्क वाले ग्रुप में जो है वो शेयर करना होगा, ठीक है, विद नेम, विद नंबर, विद सिटी, ठीक है, विद क्लास। और ये इंशाल्लाह अभी तो ईद चल रही है, ईद का पहला दिन है, ठीक है, और अभी तो आप लोगों ने लंच भी नहीं किया होगा, ठीक है। सो इस वजह से कह रही हूँ कि ईद के बाद फिर मैं टाइमिंग बता दूंगी कि भाई आपने उस ग्रुप में एक टाइमिंग होगा होमवर्क शेयरिंग का, उसी टाइम में आपने शेयर करना है। और वो बच्चे जो शेयरिंग नहीं करेंगे फिर उसके लिए जो है हम एक क्या करेंगे, एक लो रखेंगे मतलब एक उनके लिए अलग सज़ा हो जाता है, फिर देखेंगे क्या उनके लिए सज़ा जज़ा हो सकती है। वैसे जो मैंने वो वॉइसेस आपको जो आपको मोटिवेट करने के लिए जो वॉइसेस की थी 8 मिनट की, 4 मिनट की ग्रुप्स में, और वो जो मैंने वीकली टेस्ट सेशन में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने उसको प्ले करके बताया था ताकि वो स्टूडेंट जो कि ग्रुप का पार्ट नहीं हो जाके वहाँ से मोटिवेटेड हो सके। तो यकीन करिए वो मोटिवेटेड वॉइस जो है दूसरे स्टूडेंट ने सुनी और उन्होंने मेरे बारे में पता लगाया कि कौन है डॉक्टर मीना। तो उन्होंने चैनल पे आए, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की और ग्रुप का पार्ट बनना चाह रहे हैं। मतलब इस तरह से वो लोग मोटिवेटेड हुए। और आप लोगों को मैं इतना मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोग का यही हाल है ना, फिर तो मुझे कोई सख्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हो गया, हमने इसका देख लिया सिंप्लीफाइड फॉर्म, हमने इन दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लिया, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये बार बार बता रही हूँ, डेल्टा मीन चेंज होता है, ठीक है, और टेम्परेचर है तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने सब कुछ देख लिया। देखिए ये वही एग्जाम्पल है कि अगर 12 डिग्री सेल्सियस आपसे पूछा जाए तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन अगर पूछा जाए तो वो सेंटीग्रेड और केल्विन का इक्वल ही होगा, 12 डिग्री सेल्सियस 12 केल्विन। ऐसे नहीं कि आप सॉल्व करना स्टार्ट हो जाए, बार बार मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये बात ये हो गई सारी चीज़ें। अब हम थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं अगर आपकी इजाज़त हो, ठीक है। अब देखें ये वही अब आ रहा है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए इससे पहले भी मैं करवा रही थी, ठीक है, लेकिन रफली थी। अब मैं यहाँ पे दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस मेन टेम्परेचर सेल्सियस में, आपसे पूछा जा रहा है किसमें, फ़ारेनहाइट में। अब फ़ौरन अपने माइंड को पीछे लेके जाए और वो फार्मूला अगर आपने नोट करते वक्त याद कर लिया होगा, मतलब उसी वक्त मैंने मेमोराइज तो करवा दिया था, फ़ौरन आपके जहन में ये वाला फार्मूला आया या नहीं। यहाँ पे ये जहन थोड़ा सा ना ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, क्या पूछा है, टेम्परेचर सिर्फ 40 है। अगर इसके साथ डेल्टा टी लिखा होता है ना तब ये चेंज इन टेम्परेचर होता, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अगर टी लिखा है तो, या टी नहीं भी लिखा, इस तरह से अगर सिर्फ आपको मेंशन करके दिया है तो फिर भी, या अल्लाह एक तुम्हें, ठीक है, सॉरी वो नोटिफिकेशन आ गई थी और मैं तो आप लोग को समझा रही थी, पेन यूज़ कर रही थी और वो नोटिफिकेशन पे पता नहीं कहीं और ही चली गई मैं, ठीक है। तो मैं क्या कही थी भाई, अगर टेम्परेचर आपको सिर्फ मेंशन हुआ होगा, जैसे कि अब यहाँ पे सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब सिर्फ उसने टेम्परेचर दिया है। अगर वो चेंज इन टेम्परेचर मेंशन करना चाह रहे होंगे तो वो बाकायदा डेल्टा टी करके लिखेंगे, जिस तरह से मैंने बताया था, डेल्टा टी करके वो मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अगर टी करके मेंशन करेंगे 40, या अगर टी मेंशन ना भी करे तो इसका मतलब उनका मतलब टेम्परेचर से, नॉट चेंज इन टेम्परेचर। ये बातें भी नोट करके लिख लीजिएगा अपने पास। अच्छा, तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछ रहे, फ़ौरन आपके जहन में ये वाला फार्मूला आ गया कि भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया है, आपको फ़ारेनहाइट पूछे, तो आपने फ़ौरन क्या है कि मैम दीना ने कौन सा फार्मूला बताया था, हाँ, सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू F - 32 180। ये जो है फ़ारेनहाइट पूछ रहे तो हम फ़ारेनहाइट वाला लिखेंगे, और सेल्सियस वाला दिया हुआ है तो सेल्सियस वाला लिखेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ये बात आपके जहन में आ गई और आपने लिख दिया। अब आपने क्या किया कि अब आपने जो सेल्सियस था ना, जो डिग्री सेल्सियस है, उसमें आपने 40 लिख दिया और नीचे 100 का 100। अब 40 डिवाइड बाय जो 100 है उसको आपने किस तरह से काटा, जिस तरह से मैंने आपको काटने का तरीका बताया था, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये जो 0 है ना, अब ये 0 क्या हो जाएगा, इसको वैसे जो मैंने तरीका बताया था वो तो काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लेना है कि देखें ये फार्मूला आपके जहन में आया। अब आपने 40 का सेल्सियस की जगह 40 मेंशन कर दिया, ठीक है, और 100 रहा। अब आपने ये फ़ारेनहाइट निकालना है, ठीक है, और ये -32 ये 180 है। अब ये जो 180 है, ठीक है, अब एक 0 तो ऊपर से और नीचे से कट गया। अगर मैं यहाँ पे करवाऊँ, देखें इस तरह से है, इस तरह से है ना। अब देखो एक जीरो से कट गया, अब ये वाला 0 रह गया। अब ये इस 0 को क्या करेंगे, अब ऊपर ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है कि बीच में हम पॉइंट लगा दें, तो अब ये हाँ वो लगा सकते हैं, हम 0.4 कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पास ये वाला 0 है ना, तो इसका यूज़ करेंगे हम। ये इस वाले 0 से ये वाले 0 काट देंगे। अगर यहाँ पे कोई 0 नहीं होता तो तब हम ऊपर 0.4 करते हैं। ये मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या, 0 से 0 कैंसिल हो गया और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब ये 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 18 बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब ये 18 यहाँ पे डिवाइड में
है, डिवाइड में इज इक्वल टू की उस साइड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वो सॉरी 72 आ जाएगा, और ये -32 है, इज इक्वल टू की उस साइड क्या आ जाएगा, +32। तो फाइनल आपके पास क्या आया, जब आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास 72 हो गया +32 और ये फ़ारेनहाइट। अब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका फ़ारेनहाइट निकल गया। कितना इजी है, कितना इजी है, बस आपने ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है। मैं यही कह रही थी कि भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म जो ऊपर मैंने दी भी थी ना, तो अगर आप उसको याद भी रख ले तो ठीक है, लेकिन उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आपको जो मैंने एक मेन फार्मूला बताया था ना, उसको अगर आप याद कर लेंगे, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसको कर लेंगे ना तो ये आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए आपने एमसीक्यू देखा, उन्होंने फ़ारेनहाइट पूछ लिया था, फ़ारेनहाइट पूछ लिया था और सेंटीग्रेड दे दिया था, तो आपने सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल किया। इस तरह से अगर वो केल्विन और फ़ारेनहाइट का करते तो आपने इन दोनों का करना होता, ठीक है। और अगर आपने सेंटीग्रेड और केल्विन का करते तो आपने इन दोनों, सेंटीग्रेड केल्विन का तो बहुत ईजी है, सेंटीग्रेड केल्विन के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए आपने ये वाला करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें जो मैंने आपसे कही थी कि ये मेन फार्मूला है, तो देखिए किस तरह से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म पे, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म पे नहीं गए, हमने ये वाला किया, क्योंकि इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अगर गलती से 9.5 या 5.9 लिख दे, लेकिन अगर आप सही से याद करके जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये वाला आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उस वक्त अगर आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि 9.5 था या 5.9 था, तो फिर आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, नहीं, फिर आप कहेंगे भले मैं भूल गया हूँ लेकिन मुझे मेन फार्मूला तो याद है, तो मैं इससे सॉल्व आउट करूँ, जिस तरह से मैंने अभी आपको पीछे सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो ये अब हमारा आंसर आ गया 104 फ़ारेनहाइट स्केल पे, ठीक है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 104, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है होमवर्क लेना है। आपका होमवर्क क्या है इसमें कि आपने 40 की जगह 50 डिग्री या 76 डिग्री और 89 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से 4 टेम्परेचर लेने हैं, उसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। 3 टेम्परेचर ले लें, ठीक है। 3 टेम्परेचर कोई से भी आप ले लें और आपने उसको फ़ारेनहाइट में इस फार्मूले से निकालना है। ये आपका होमवर्क है, दोबारा मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाए। अब दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने दी है यहाँ पे, वो मैंने ये दी है कि उन्होंने फ़ारेनहाइट दिया है 40, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं सेल्सियस, और क्या क्या दिया है 40, क्या दिया है सेल्सियस, ये दिख रहा है डेल्टा टी, जो मैं बोल रही थी कि वो जब भी चेंज इन टेम्परेचर मेंशन करना चाह रहे होंगे, या तो लिखा होगा चेंज इन टेम्परेचर, या अगर नहीं लिखा होगा तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा मीन चेंज और टी मतलब टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर 40 फ़ारेनहाइट, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस। तो अब यहाँ पे वो बच्चे जो कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, अच्छा वो समझ रहे होंगे कि शायद टेम्परेचर है, या जिन्होंने ये इस तरह से पढ़ा ही नहीं होगा, जिस तरह से मैंने आपको 2-3 दफ़ा समझाया, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे टेम्परेचर लिखा होता है, चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला लगा के आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको 4-5 दफ़ा बताया कि भाई जहाँ पे डेल्टा टी मेंशन होगा उसके लिए अलग फार्मूला है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, और टेम्परेचर के लिए ये वाले फार्मूलाज है। तो अब जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसको तो पता होगा डेल्टा टी है, हाँ मैम दीना ने इस वजह से हमें 4-5 दफ़ा ये बात बताई थी कि हम चले उस वो जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है उसमें कहीं हम भटक ना जाए, वरना हम तो इसको बस देख लिया 40 फ़ारेनहाइट और ये वाला फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अगर जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसको पहले ये देखेगा कि भाई मैम दीना ने कहा था कि पहले ये देखो कि टेम्परेचर है या चेंज इन टेम्परेचर है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अब जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं डॉक्टर दीना के, तो आपने फ़ौरन देख लिया कि हाँ ये MCQs तो ठीक है, लेकिन पहले मैं ज़रा देख लूँ कि चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर, आपने देखा डेल्टा टी और चेंज इन टेम्परेचर है, अच्छा अब हम चेंज इन टेम्परेचर मैम दीना ने कौन सा फार्मूला बताया था आपने, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर किसका, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मैम दीना ने कौन सा फार्मूला बताया था, क्योंकि उन्होंने फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस पूछ रहे हैं, तो आपने उसी का लगाना होगा। तो आपने फ़ौरन याद कर लिया कि हाँ मैम दीना ने बताया था कि सेल्सियस जो है ना उसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो स्केल में होती है वो 100 होती है, ठीक है, तो आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपने कहा कि फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, 180 होती है, तो सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट अपॉन 180, तो ये फार्मूला हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जिस तरह से मैम ने हमें समझाया था, हमें तो फार्मूला याद करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। सो आपने फ़ौरन आपके दिमाग में ये वाला फार्मूला आ गया। अब आपने क्या कहा, आपने क्या किया, फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू पुट की, ठीक है, ये वैल्यू पुट की, और सेल्सियस आपने ऐसे ही कि सेल्सियस को आपने मालूम करना है। अब ये जो है ना 40, अब ये 10 180 का 10 यहाँ से कटा, और 10 जो है अगर मैं आपको करके दिखाऊं, क्योंकि इस तरह से फिर आपको समझ नहीं आएगी वाली, देखिए अब ये 100 डिवाइड में इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे क्या है 180। अब 180 का 0 है, 0 से 0 कैंसिल, अब ये 10 बचा, क्या बचा ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10, मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ ना,
देखें यहाँ पे जो ये 100 है ना, ये इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये 1 0, ये जो 1 0 है ना, ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 40 और 10। अब 40 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400, ठीक है। और 18 का 18 ही आया। अब 18, 400 और 18 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 का टेबल पर है, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0, ठीक है। फिर 9 का टेबल पर है, 9 के टेबल में 20 आता है नहीं, लेकिन 18 तो आता है ना, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब 2 डिजिट जो बचे 19 20 जो आपने फिर से पीछे डाल दिए, 0 बचा था ना, जब आपने फिर से 2 डाल दिए तो दोबारा से 20 हो गया। फिर आपने क्या कर दिया, 9 2 ज़ा 20, तो आपका आंसर आ गया 22। देखें मैं साथ में कैलकुलेशन भी बता रही हूँ, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ये वाली कैलकुलेशन या नहीं, कितनी इजी करके मैंने बताई कि भाई 400 है और 18 है। इसको आपने किस तरह से करना है, 2 का टेबल पड़ा, 2 9 ज़ा 18, ऐसा टेबल जिसमें दोनों आ रहे, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 0, ठीक है। अब 9 है तो 9 1 ज़ा 9, अब 9 है तो 9 का टेबल ही सिर्फ पढ़ोगे ना, तो 9 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से छोटा तो आता है ना, क्या आता है, 9 2 ज़ा 18। तो आपने 9 2 ज़ा 18 तो किया, 9 2 ज़ा 18 तो किया, लेकिन ये तो 20 था, तो 20 था तो 9 2 ज़ा 18 किया। अब कितने डिजिट बचे, 19 20, तो वो जो 2 डिजिट थे ना वो आपने इस बच्चे को दे दिया, इस 0 को दे दिया। फिर दोबारा से 21 गया, फिर आपने दोबारा से 9 2 ज़ा 18 किया, तो आपका जो आंसर आया वो 22 आया है, ठीक है। 22 ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से आया है, मैं आपको साथ साथ कैलकुलेशन भी करके दिखा रही हूँ, ये तो आपको आती भी होगी, करनी भी आती होगी, सीख भी ली, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ये चेंज इन टेम्परेचर को देखा, उसका फार्मूला लगाया, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के फार्मूला मैंने दिखाए भी थे पीछे कि भाई सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए तो इक्वल है, ठीक है। अगर 12 डिग्री सेल्सियस बोले तो आपने डायरेक्ट 12 केल्विन लगाना है, ठीक है। अगर वो आपसे जिस तरह से मैंने आपको पीछे दिखाया कि वो फ़ारेनहाइट में आपको 40 दिया था, सेल्सियस पूछ रहे थे, तो फिर आपने कौन सा फार्मूला लगाया, आपने जो है ये वाला फार्मूला लगाया, ये वाला। अच्छा, ये वाला फार्मूला मैंने आपसे कहा था कि ये वाला चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला ये वाला याद कर ले डायरेक्ट। अगर वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पूछते तो आपने ये वाला लगाना है, अगर वो सेंटीग्रेड और केल्विन का तो ईजी है, इक्वल है वो दोनों, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये याद कर ले तो आपको कन्फ्यूजन की नीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके बता दिया था, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, लेकिन हमने यूज़ कौन सी की, ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे इसमें कंफ्यूजन की भी कोई बात नहीं, हम इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले से कैसे कर सकते हैं कि भाई फ़ारेनहाइट था ना, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस पूछ रहे हैं। अब सेल्सियस पूछे जिस तरह से मैंने आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि वो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमने ये इस वाले फार्मूले से किया था, हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, फ़ारेनहाइट था ना, अब ये आपको सेल्सियस पूछ रहे हैं, तो ये 1.8 इधर चला जाएगा, 1.8 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो सेल्सियस जो है चेंज इन जो सेल्सियस है टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट आपको दिया है 40 और ये 1.8, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। लेकिन सिंप्लीफाई ये वाला जो है ना, अगर आप ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं ना सिंप्लीफाइड फॉर्म के चक्कर में, तो बस आप ये वाला फार्मूला याद कर लें। ये वाला अगर फार्मूला आप याद कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर के लिए ये वाला याद कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म को छोड़े, क्योंकि उसमें बंदा परेशान हो जाता है एट द एग्जाम टाइम, वो कन्फ्यूजन का शिकार, डिप्रेशन की वजह से वो सब कुछ मतलब थरथराने लग जाता है। तो ये वाला जो है बहुत ईजी है, जिस तरह से हमने सॉल्व भी किया कन्वर्जन ऑफ चेंज, उस तरह से जो है टेम्परेचर के लिए ये वाला अगर आप याद रख लें तो किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ पे मैंने मुश्किलात फेस की थी वो मैं आपसे डिस्कस करती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये सारा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। अब लास्ट जो हमारे पास वो है, एक छोटा सा मैंने नोट यहाँ पे लिखा है कि भाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है उसमें कौन सा, मतलब जो जैसे थर्मामीटर हो गया, उसमें आप क्या करते हैं, थर्मामीटर लेते हैं और बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि भाई कितना बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर नहीं, डिफरेंस आप का जो इंडस्ट्रीज़ में जो मेजरिंग डिवाइस यूज़ होते हैं बड़े पैमाने पे, तो वो तमाम जो है वो कौन सा प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लिया कि टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कौन सी प्रिंसिपल पे काम करते, तो आपने बताना है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
मैंने कहा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। आपने कहा मैम व्हाट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब उसकी आप थोड़ा सा डिफाइन करें क्या करता है वो। हम तो लिख देंगे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का प्रिंसिपल है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो है वो कौन सी प्रिंसिपल पे काम करती है, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, ये कहता है कि जब भी दो बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है। अब अगर ए बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और बी बॉडी का कम है, मतलब इसका अगर 100 है और इसका 70 है, लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, तो ये क्या होगा, ये 100 जो है ना, जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ से कम वाले टेम्परेचर के पास कम टेम्परेचर डिफरेंस के साथ ये हीट जो है यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से, ज़्यादा टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर की तरफ जो है हीट, ये क्यू जो शो कर रहा है ना, ये हीट को शो कर रहा है कि क्यू ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई 100 बॉडी वाली से 70 बॉडी की तरफ, ठीक है। मतलब हाई टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ जो है हमारी हीट जाना स्टार्ट हो गई। क्यों हीट जाना स्टार्ट हो गई, ये तब तक जाएगी ये हीट जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, 70 ना हो जाए। जब 70 हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तब ये जो हीट होगी ना, ये जो क्यू है, ये स्टॉप हो जाएगी, मतलब अब तो बराबर हो गई ना, अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। जब डिफरेंस नहीं रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये बात है, ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है कि भाई दो बॉडी है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जो है हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुई कम बॉडी टेम्परेचर के पास, और तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। मीन फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दी थी कि एक का 100 है, 70 दूसरे का 70 है, थोड़ी देर बाद हीट ट्रांसफ़र होती, मतलब हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इक्वल हुआ होता है, और क्यू जो है वो फिर 0 होती है, मतलब फिर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि अब तो बॉडी का टेम्परेचर ही सेम हो गया है ना, अब कौन सी हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट तभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली ये कहता है कि दो बॉडी के दरमियान अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, तब हमारा जो हीट, अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि दो बॉडी के दरमियान डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, तो क्या होगा, जो वो बॉडी जिसके पास हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर कंटेन कर रहा है, तो वो लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट जाना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो हीट होगी वो हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ से, हाई टेम्परेचर बॉडी की जानिब से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्या, हीट, जिसे हम क्यू की शक्ल में शो कर रहे हैं। और ये तब तक जाना स्टार्ट होगी जब तक दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएगी तब डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर तब नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, जब एक बॉडी का 70 हो गया, दूसरे का भी 70 हो गया, तब डेल्टा टी तो 0 ही हो गई ना, फिर तो कोई वो नहीं होगी, और क्यू भी हमारी 0 हो गई, ये बात मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तब जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी दोनों बॉडीज, तब क्या होगा, डेल्टा टी 0 हो जाएगा, क्यू भी 0 हो जाएगा, मतलब तब कोई हीट भी ट्रांसफ़र नहीं होगी और ना ही कोई चेंज इन टेम्परेचर रहेगा, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब दो बॉडी के दरमियान डिफरेंस टेम्परेचर होता है तो हीट हमेशा हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, और तब तक मूव करती है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो फिर क्या होता है, क्यू वहाँ पे 0 हो जाती है, मतलब क्यू फिर जो ट्रांसफ़र हो रही थी वो रुक जाती है, क्योंकि अब तो डिफरेंस इन टेम्परेचर ही दोनों का टेम्परेचर ही बराबर हो गया, ठीक है। और जीरोथ लॉ ये कहता था कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट ट्रांसफ़र होगी, जब इक्वल हो गया टेम्परेचर तब तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी ना, तब ये बंद हो जाएगी, डिफरेंस इन टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं होगा, दोनों का इक्वल ही रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीरोथ लॉ में फाइनल क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, और ये किसका प्रिंसिपल, इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक लॉ है, और ये जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, इसी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि किस तरह से टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इस लॉ पे काम करती है, इस प्रिंसिपल पे काम करती है, या जैसे कि अब हमें बुखार हो रहा है, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें थर्मामीटर से चेक करेगा। अब क्या होगा, वो थर्मामीटर पहले रूम टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में गया, अगर हमें बुखार हो रहा है तो वो टेम्परेचर अब क्या हुआ, अब हमारा टेम्परेचर हाई है, लेकिन उस थर्मामीटर का तो रूम टेम्परेचर था, जैसे वो हमारे मुंह में आया तो हमारा तो हाई था, और टेम्परेचर क्या था, वो जो थर्मामीटर था, वो जो थर्मामीटर हमारी बॉडी में सॉरी यार, जो थर्मामीटर हमारी बॉडी में डाला गया ना, जैसे कि ये थर्मामीटर था, हमारी बॉडी में डाला गया, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ज़्यादा था क्योंकि हमें बुखार था, और ये वाला जो थर्मामीटर है ये तो रूम टेम्परेचर पे था, तो हमारी बॉडी से जो हीट है ना वो जाना स्टार्ट हो जाएगी, किसके पास, इस थर्मामीटर के पास जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है, थर्मामीटर है, जो कि बहुत ही अजीब से बनाया है, ठीक है। तो हीट जाना स्टार्ट हो जाएगी, ये हीट जाना स्टार्ट हो रही है इसके अंदर,
ठीक है। ये हीट जो है इस बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि हमें बुखार है, अब हमारी बॉडी से जो हीट है वो जाना स्टार्ट हो रही है थर्मामीटर के पास, और थर्मामीटर का टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर था, अब वो बढ़ गया, अब वो थर्मामीटर यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है। अब जब डॉक्टर ने निकाल के देखा तो डॉक्टर ने देखा कि यार ये टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी का, पहले रूम टेम्परेचर पे था, ये थर्मामीटर अपने उस पर था, अभी यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब आपकी बॉडी आपको बुखार हो रहा है। क्यों? डॉक्टर ने किस तरह से ये डिटेक्शन की? क्योंकि वो जो थर्मामीटर था वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। मतलब दो बॉडी, एक तो हमारी बॉडी थी जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, थर्मामीटर का कम था, अब हमारी बॉडी से टेम्परेचर हीट जो है वो थर्मामीटर के पास गई और तब तक जाती रही जब तक थर्मामीटर और बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो गए। जब सेम हो गए तब डॉक्टर ने निकाल के देखा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये हो रहा है। तो अब आपको समझ आया कि वो डॉक्टर क्यों आपको फ़ौरन बोल देते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये हो रहा है। वो पता है आपको क्यों कहते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये हो रहा है? आपने कभी सोचा है कि किस तरह से, आपने कभी डॉक्टर से पूछा आपको किस तरह से पता कि मेरी बॉडी टेम्परेचर ये थर्मामीटर निकालने के बाद? वो इस वजह से क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, और वो प्रिंसिपल कौन सा होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं बार बार एक चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम एंड करते हैं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपनी दुआओं में खास कर याद रखिएगा, और शेयरिंग सोशल मीडिया पे, FB पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, और पता नहीं कौन कौन सी ऐप आ गई है जिससे मैं ना वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं जो है बस अपनी दुनिया में रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया सिवाय यूट्यूब के, और यूट्यूब भी सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने ऑन रखा हुआ है। हाँ, कभी कभार अर्तगल वगैरह देख लेती हूँ, लेकिन बेसिकली मतलब यूट्यूब ही मैं यूज़ करती हूँ, वो भी आप लोग की हेल्प के लिए, यूट्यूब के लिए खोला है, मतलब चैनल के लिए, आप सब के लिए। बाकी मैं कोई भी किसी भी पेज पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे सब कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल बनाए, FB पेज बनाए अपना, इन फ्यूचर वो देखा जाएगा। लेकिन एक्चुअली मेरे मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से मैं कोई दूसरी ऐप डाउनलोड कर भी लेती हूँ, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि स्पेस ही नहीं है मेरे मोबाइल में। तो आप लोग अगर मेरे साथ देंगे तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं टैब ले सकती हूँ, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, डिफरेंट ऐप पे भी एक्टिव हो सकती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग साथ दें। आप लोगों ने क्या करना है, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करनी है, FB, इंस्टा, स्नैपचैट, अपने फ्रेंड के साथ डिफरेंट MD कैट ग्रुप में जाके, अपनी अकेडमीज़ में जाके, अपने ट्यूशन कोर्सेज, अपने रिलेटिव में जो MD कैट की ट्यूशन कर रहा है उन सबको बताना है। देखिए, आप सबका साथ होगा ना मेरे पास, मतलब मेरे साथ, तो हम क्या होगा, तो तभी हम जो है एक बहुत बड़ा जो है कर पाएंगे। अदरवाइज जो है फिर हम आपने देखा है पाकिस्तान का हाल, तो अगर हम ऐसे ही खुद गर्ज रहते रहे तो फिर पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, देखें, अगर मैं खुद गर्ज हो जाती, सब मुझसे कहते तुम फ़ीस चार्ज करो, अगर मैं खुद गर्जी दिखा देती तो फिर क्या होता आप लोग का, है ना? तो इस वजह से कभी भी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए इंसान को। हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, जैसे मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हूँ, स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे रास्ते बेहद आसान कर देता है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतने इतने बड़े मसलों से इतने आसानी से मैं निकल जाती हूँ। सब मुझसे कहते हैं तुम्हारी कोई सोर्स है, तुम्हारी कोई सोर्स है। मैंने कहा हाँ, मेरी सोर्स है अल्लाह, वो मेरी सोर्स है। और मैं उनसे बताती हूँ, अगर आप लोग रिस्पेक्ट वे में सामने वाले से, अपने सीनियर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से बात करेंगे तो आपको कभी भी शर्मिंदगी, कभी भी आपको रुसवाई नहीं होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं हर मसले से बाइज़्ज़त बरी हो जाती हूँ। और ये अल्लाह ताला का मतलब एक रहम है मुझ पर, एक सपोर्ट है। और ये इस वजह से है क्योंकि मैं दूसरों के काम आती हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे काम आसान कर देता है। वो कहते हैं ना कि तू दूसरों के लिए काम पे लग जा, अल्लाह तेरे कामों में आसानी पैदा कर देगा। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। दुआओं में खास कर याद रखेगा, ठीक है? मैं काफ़ी सुबह से लगी हुई थी, चांद रात से लगी हुई थी आपको लेक्चर बनाने में, और फिर इसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप लोगों से एक लाइक नहीं होता, आप लोगों से एक लाइक नहीं होता, आप लोगों से एक शेयर नहीं होता, और मैं अपना पूरा कितना ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? और मुझे दुआओं में खास कर याद रखें, और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करते हुए जाइएगा। यार, आप लोगों से मैंने कहा है कि एक कमेंट जो है ना इनबॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करते जाइए, भले आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जो भी है ना, जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाइएगा, भाई हमें अच्छा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है। और वैसे मैं लेक्चर के दौरान आपसे क्वेश्चन करती हूँ, वो भी आप लोग जो है ना डाला करें, जो मैं आपको याद करवाती हूँ, जो मैं आपसे कहती हूँ कि लिखो, तो फ़ौरन कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आप ही की प्रैक्टिस होगी, मेरा कुछ नहीं है, आप लोग की प्रैक्टिस होगी, आप लोग के फ़ौरन माइंड में वो चीज़ रिकॉल होगी। जब आप लोग टाइपिंग करेंगे ना, ये जो आपके सेंसेस है, तो फिर इसमें तो मज़ीद आपका जो है ना मतलब फिक्स हो जाएगा माइंड में। तो ये सब आप ही के लिए है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा।